निगल लिया तारा। C6 कौशल परीक्षण। खंड 4 अध्याय 6 कौशल परीक्षण। यांगझोउ शहर का मिंगयू सेक्टर, लुओफेंग का घर। लॉबी में लुओफेंग इस समय अपने माता पिता और भाई के साथ मजे से खाना खा रहा था। लुओफेंग पहली बार जंगल में केवल 7 या 8 दिनों के लिए रुके थे। हालांकि इस बार वह लगभग 2 महीने के लिए चला गया था। भले ही वे फोन के माध्यम से संपर्क में रहे, वास्तव में लुओफेंग से मिलने की खुशी फोन के माध्यम से बात करने से कहीं अधिक थी। रात के खाने के बाद लुओहुआ का कमरा। लुओहुआ, आप क्या लिख रहे हैं? अपने भाई के लैपटॉप पर बहुत सारे शब्दों वाला एक शब्द दस्तावेज देखने के बाद लुओफेंग ने पूछा तो वह हंसा। पिछले महीने के स्टॉक में घाटे की समीक्षा कर रहा हूँ और शेयर बाजार पर अपने सिद्धांत को ठीक कर रहा हूँ, लुओहुआ ने हंसते हुए जवाब दिया। भाई, मेरे इस मुख्य सिद्धांत को बनाने में वास्तव में कुछ महीने लग गए। हालांकि वास्तव में इसे पूरा करने में उससे कहीं अधिक समय लगेगा। लुओफेंग हंसे। लुओहुआ, मुझे इस बारे में मत बताओ। वैसे भी मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। अरे हाँ, पिछले 3 महीनों में स्टॉक कैसा रहा है? वे अच्छे नहीं रहे, 10% की भारी गिरावट। हालांकि मैंने जो स्टॉक चुना वह गुणवत्ता वाले शेयरों में गिना जाता है, इसलिए कुछ हेरफेर के साथ मैं पिछले 3 महीनों में लगभग 50% कमाने में सक्षम था, लुओहुआ ने आत्मविश्वास के साथ कहा। ये देखने के बाद लुओफेंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दरअसल लुओफेंग ने इंटरनेट पर शेयरों के बारे में भी थोड़ा शोध किया। फिलहाल शेयर बाजार पूरी तरह से वैश्वीकृत हो चुका है। हालांकि प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग हैं। शेयर बाजार पूरी तरह ढह सकता है और कुछ क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की मार पड़ सकती है। कुछ स्थानों पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा सकता है और आश्चर्यजनक अपस्फीति का सामना करना पड़ सकता है। इन यादृच्छिक स्थितियों में स्टॉक का व्यापार करना बेहद कठिन है। ओह, दूसरे शब्दों में, आपने 10 मिलियन कमाए, लुओफेंग ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। चूंकि लुओफेंग ने 3 महीने पहले शिकारी से बहुत कमाई की, इसलिए उसने अपने भाई को 20 मिलियन उधार दिए। हालांकि उसे अपने भाई पर भरोसा था, फिर भी उसे बहुत अधिक पैसा उधार देना बहुत जोखिम भरा होगा। हम बहुत अच्छा। लुओफेंग ने अपना फोन निकाला, जल्दी से इंटरनेट बैंक में प्रवेश किया और लेनदेन किया। बीप। लुओहुआ ने अपना फोन निकाला और चौंक गया। उन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उनका बैलेंस बदल गया है। आपके कार्ड का अंक 3206 पर 11/30 रात के 9:51 को 50 मिलियन बढ़ गया है। भाई, 50 करोड़, लुओहुआ ने सदमे से कहा और उसने अपने भाई लुओफेंग की ओर देखा। 50 मिलियन कोई छोटी संख्या नहीं थी। फिलहाल चीनी डॉलर काफी मूल्यवान है। $8 के बीच विनिमय दर केवल 3.5 के आसपास है। यहाँ तक कि कई अमीर चीनी व्यवसायियों और व्यापारियों के लिए उन्हें 50 मिलियन बाहर निकालना बहुत यथार्थवादी नहीं है। लुओहुआ, काम करते रहो, मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, लुओफेंग हंसे। लुओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने गंभीरता से सिर हिलाया। शेयर बाजार में प्रवेश करते ही इतनी बड़ी धनराशि को नियंत्रित करने से लुओहुआ को उपलब्धि का एहसास हुआ। उनके जैसे विकलांग व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत पहले ही शेयर बाजार को अपना करियर बना लिया था। वह कुछ साल पहले से सभी प्रकार के शेयरों में खेल रहा है और आखिरकार वह जो करता है उस पर उसे भरोसा है। आप कह सकते हैं, उसके पास पहले से ही एक गुरु की नींव है। हालांकि शेयर बाजार में एक मास्टर भी असफल हो सकता है। इस वजह से काफी मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। लुओफेंग ने हंसते हुए कहा, ज्यादा देर मत रुको, और नीचे चला गया। 50 मिलियन, लुओफेंग को वास्तव में कोई आपत्ति नहीं थी। पिछले 2 महीनों में उनके प्रशिक्षण से उन्हें 80 मिलियन से अधिक की कमाई हुई है। उसने जो पैसा कमाया वह कई सेनानियों के लिए सराहनीय था, लेकिन दुर्भाग्य से वे लुओफेंग की पद्धति नहीं सीख सके। लुओफेंग एक आध्यात्मिक पाठक हैं, और अगर लुओफेंग वास्तव में पैसा कमाना चाहता है, तो वह बड़ी मात्रा में कमांडर स्तर के राक्षसों को मारने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। अल्पविराम अल्पविराम। पिछली रात तूफानी थी, लेकिन आज रात तारे उज्ज्वल थे। दूसरी मंजिल के प्रशिक्षण कक्ष में शीशे के माध्यम से तारों की रोशनी चमक रही थी। लुओफेंग अपने भूत ब्लेड को अत्यधिक उच्च आवृत्ति पर बार बार घुमा रहा था, और हर बार जब वह अपने ब्लेड को घुमाता था, तो वह 9 स्टेज थंडर ब्लेड को खोलने के लिए अपनी सीमा तक जाता था, और चूंकि उसने पुनः आपूर्ति बेस में सीधे 20 घंटों तक कठिन अभ्यास किया था, इसलिए अपने ब्लेड को अत्यधिक उच्च आवृत्ति पर घुमाने से वह केवल 30 मिनट में थक जाएगा। उसके बाद लुओफेंग अपनी दाओ यिन तकनीक प्रशिक्षण 9 स्टेज हुन युआन से गुजरेंगे। अंत में
वह आनुवंशिक ऊर्जा प्रशिक्षण वुशिन जियांग तियान से गुजरेंगे। चीची, लुओ फेंग, जो वुशिन जियांग तियान से गुजर रहा था, क्रॉस लेग करके बैठ गया और खुशी से चेहरे पर मुस्कान लाने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनके शरीर की सभी कोशिकाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पागलपन से निगल रही थीं। 9 स्टेज थंडर ब्लेड के पहले चरण को पूरा करने के बाद मेरी प्रशिक्षण दर लगभग दोगुनी हो गई। और अब 9 स्टेज थंडर ब्लेड के दूसरे चरण को पूरा करने के बाद मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका और भी अधिक भूखी हो गई है और भी अधिक आनुवंशिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। कुछ समय बाद मानो उसके शरीर की सभी कोशिकाएं खुशी से डकार ले रही थीं। उनमें से कोई भी अब और अवशोषित नहीं कर सका और पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। पहला चरण खत्म करने के बाद मेरी प्रशिक्षण दर दोगुनी हो गई। दूसरा चरण खत्म करने के बाद भले ही मेरी प्रशिक्षण दर पहली बार जितनी नहीं बढ़ी, फिर भी इसमें लगभग 30% की वृद्धि हुई। लुओ फेंग आश्चर्यचकित था। 9 स्टेज थंडर ब्लेड वास्तव में अद्भुत और बेजोड़ था। उस दाओ यिन तकनीक से उनकी प्रशिक्षण दर और भी अधिक बढ़ गई। मैंने 1 महीने तक घर पर कड़ी ट्रेनिंग की और फिर 2 महीने तक जंगल में ट्रेनिंग की। मुझे आश्चर्य है कि पिछले 3 महीनों में मेरी ताकत कितनी बढ़ गई है, लुओ फेंग ने उम्मीद से सोचा। दरअसल लुओ फेंग में पिछले 3 महीनों से हर दिन तेजी से सुधार हो रहा था। चूंकि वह एक आध्यात्मिक पाठक है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति सूक्ष्मता से उसके शरीर को मजबूत बना रही है। यही एक कारण है कि आत्मा पाठक इतनी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही लुओ फेंग 9 स्टेज थंडर ब्लेड में प्रशिक्षण ले रहा है और पिछले 2 महीनों से जीवन और मृत्यु की सीमा पर लड़ रहा है। इन तीनों कारकों ने मिलकर लुओ फेंग की विकास दर को एक औसत से ऊपर के लड़ाकू विमान की तुलना में लगभग 5 से 6 गुना तेज बना दिया है। मैं कल लिमिट हॉल में थोड़ा परीक्षण करने जाऊंगा, ये देखने के लिए कि मैं कितना मजबूत हूँ। लुओ फेंग अपने कड़वे प्रशिक्षण के परिणाम देखना चाहता था। भोर लगभग 5 बजे लुओ फेंग लिमिट हॉल की ओर जा रहा था। पागल, इतनी जल्दी उठ गए? सेक्टर में कुछ लड़ाके सुबह का अभ्यास कर रहे थे। पागल, मैंने सुना है कि तुमने पिछले 2 महीनों में बहुत कमाई की है। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ कुछ व्यवहार करें। इस क्षेत्र के हम भाइयों को प्रसन्नचित अच्छा भोजन खिलाएं। शुभकामनाएं देते समय बहुत से लड़ाके हंसे। हंटर सिल्वर मून वुल्फ से लुओ फेंग की भारी कमाई के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सेनानियों के समूह में काफी लोग लुओ फेंग को उसके द्वारा किए गए पागलपन भरे कत्लेआम से पहचानते थे। 2 महीनों में 10,000 सैनिक स्तर के राक्षसों को मारना वास्तव में एक पागल युद्ध रिकॉर्ड है। इसलिए पागल उपनाम पाना इतना अजीब नहीं है। साथ ही इसके कारण लुओ फेंग को सभी से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। कोई कितना भी मूर्ख क्यों न हो, 10,000 राक्षसों को मारने से आप अत्यधिक अनुभवी हो जाएंगे। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज रात जाना चाहता हूँ, लुओ फेंग हंसा। लिमिट हॉल में प्रवेश करने के बाद लॉबी में एक रिसेप्शन महिला ने लुओ फेंग को देखा और चिल्लाया, मिस्टर लुओ, इतनी जल्दी? अभी तक यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ चाय और मिठाई तैयार कर लो। जब मैं नीचे आऊंगा तो इसे खाऊंगा, लुओ फेंग हंसा और फिर वह सीधे सीढ़ियों से ऊपर चला गया। लिमिट हॉल की 6ठी मंजिल। लुओ फेंग बेहद आभारी थे जब उन्होंने 6ठी मंजिल पर विशाल प्रशिक्षण हॉल को देखा। यहीं पर उन्होंने भावी सेनानी परीक्षा दी। कौन जानता था कि पलक झपकते ही पहले का वह भावी सेनानी अब एक सच्चा कुलीन सेनानी है। लुओ फेंग ने मुट्ठी ताकत मशीन और गति परीक्षण मशीन चालू कर दी। स्पीड टेस्टर चालू करने के बाद लुओ फेंग ट्रैक पर खड़ा हो गया। देखो मेरी ताकत, लुओ फेंग, जो निश्चिंत था, तुरंत धनुष से तीर की तरह एच युक्त ध्वनि के साथ बाहर निकला। पलक झपकते ही वह ट्रैक पर दौड़ गया और धीमी गति से चलने लगा। लुओ फेंग ने गति परीक्षक को देखा और डिस्प्ले दिखा 78.6 मीटर सेकंड। बुरा नहीं, लुओ फेंग की आंखें चमक उठी। आमतौर पर एक उन्नत स्तर के योद्धा तक पहुंचने के लिए आपको अपने शरीर की फिटनेस स्तर के लिए 60 मीटर सेकंड की आवश्यकता होगी, और शुरुआती स्तर के सरदार तक पहुंचने के लिए आपको 90 मीटर सेकंड की आवश्यकता होती है। मुझे अपनी ताकत का परीक्षण करने दो। लुओ फेंग मुट्ठी की ताकत परीक्षण करने वाली मशीन के सामने चला गया, एक गहरी सांस ली और अपने बल को विस्फोटित कर दिया। बूम! मुट्ठी ने तोप के गोले की तरह टेस्टर पर प्रहार किया और पूरी चीज को बुरी तरह हिला दिया। डिस्प्ले पर दिखा 6121 किलो। आमतौर पर 4000 किलोग्राम को एक उन्नत स्तर के योद्धा के रूप में गिना जाता है।
और 8000 किलोग्राम को शुरुआती स्तर के सरदार के रूप में गिना जाता है। बेशक, ये सिर्फ एक संख्या है जो आपकी ताकत का अनुमान लगाती है। आपका असली कौशल न केवल आपके शरीर के फिटनेस स्तर से, बल्कि मारे गए राक्षसों के आपके रिकॉर्ड से भी निर्धारित होता है। शारीरिक फिटनेस आपकी ताकत का एक हिस्सा मात्र है। अब आइए 9 स्टेज थंडर ब्लेड के बल परिश्रम का परीक्षण करें। लुओ फैंग ने एक गहरी सांस ली और फिर अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने पैरों से बल लगाया, जिससे प्रशिक्षण हॉल का पूरा फर्श थोड़ा हिल गया। शक्तिशाली बल तुरंत उसके पैरों से उसकी कमर तक पहुंच गया। का लुओ फैंग की रीढ़ की हड्डी का प्रत्येक भाग ऊपर उठा हुआ था और शक्तिशाली बल उसकी दाहिनी बांह तक पहुंचा। उसी समय उसकी कमर और पीठ ने पोखर की सतह पर लहर की तरह दो जुड़े हुए बल का उत्सर्जन किया। जोड़ना 9 स्टेज थंडर ब्लेड का दूसरा चरण 210% शक्ति विस्फोट। जैसे जैसे लुओ फैंग की मुट्ठी चलती गई, वह लगातार तेज होती गई। यह एक विस्फोटक शॉक वेव लेकर आया, क्योंकि यह सीधे मशीन से टकराया। बूम! लक्ष्य नीचे गिर गया और फिर धीरे धीरे फिर से सीधा हो गया। नंबर दिखाने से पहले डिस्प्ले भी थोड़ी देर के लिए रुका। 12,928 किग्रा। ठीक है, लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। 6,121 गुना 2.1 12,854 है। हालांकि मुट्ठी की ताकत सिर्फ एक अनुमान है, इसलिए ये थोड़ी अधिक या कम हो सकती है। दूसरे शब्दों में, लुओ फैंग की पूरी शक्ति 13,000 किलोग्राम बल के करीब है। उनका वास्तविक शारीरिक फिटनेस स्तर एक उन्नत स्तर के योद्धा का है। हालांकि 9 स्टेज थंडर ब्लेड के साथ, वह शुरुआती स्तर के सरदार तक पहुंच जाता है। और वह जरूरी 8,000 किलोग्राम से काफी आगे निकल चुका है। एक शुरुआती स्तर के सरदार की मुट्ठी की ताकत आमतौर पर 8,000 किलोग्राम और 16,000 किलोग्राम के बीच होती है। आखिरकार, आइए मेरी प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण करें। लुओ फैंग ने प्रतिक्रिया गति परीक्षण कक्ष में प्रवेश किया और इसे शुरुआती स्तर के सरदार मोड में बदल दिया और इसे 5 सेकंड में शुरू करने के लिए सेट किया। लाल बटन दबाने के बाद लुओ फैंग तेजी से घेरे में भाग गया। घेरे के अंदर लगभग 5 सेकंड के बाद बीईपी प्रतिक्रिया गति परीक्षक मशीन की तोप तेजी से घूमने लगी जब तक कि यह आश्चर्यजनक गति तक नहीं पहुंच गई। उसके बाद मुख्य तोप के दर्जनों मुखों से छोटी रबर की गोलियां निकली, जो लाल घेरे की ओर उड़ गईं। इतनी तेजी से लुओ फैंग लाल घेरे के बीच में खड़ा हो गया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके कदम हल्के, फिर भी तेज थे, और बहुत आराम से। यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसकी प्रतिक्रिया गति लुओ फैंग के समान हो, तो वे संभवतः उसके जितने निश्चिंत नहीं होंगे, क्योंकि लुओ फैंग की तकनीक रू वेई क्लास तक पहुंच गई है। रू वेई वर्ग की तकनीक के साथ, लुओ फैंग अपनी चकमा देने की क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम है। ओ 2 गोलियां लुओ फैंग को लगी, लेकिन लुओ फैंग ने संकोच नहीं किया और चकमा देता रहा। 1 मिनट बाद तोप ने घूमना बंद कर दिया। लुओ फैंग फिर डिस्प्ले के पास गया और ध्यान से देखा। 60 सेकंड, 21 हिट, लाल बत्ती के साथ शून्य संपर्क, उत्कृष्ट। लुओ फैंग इस ग्रेड से आश्चर्यचकित था। वह वास्तव में एक शुरुआती स्तर के सरदार की प्रतिक्रिया गति परीक्षण पर उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त करने में सक्षम था। आप रू वेई कक्षा के परिणाम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दरअसल, ये रिएक्शन स्पीड टेस्टिंग मशीन तकनीकी रूप से आपकी चकमा देने की क्षमता का परीक्षण करती है। और आपकी चकमा देने की क्षमता आपकी गति, प्रतिक्रिया गति, जागरूकता आदि पर निर्भर करती है। हालांकि, इसे परखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। 78.6 मीटर सेकंड। मुट्ठी की ताकत 6,121 किलोग्राम है। मैं इसे अधिकतम 13,000 किलोग्राम के करीब बना सकता हूँ। प्रतिक्रिया गति परीक्षण, शुरुआती स्तर का सरदार, उत्कृष्ट। लुओ फैंग परिणामों से बेहद संतुष्ट थे। वह स्पष्ट था कि उसके शरीर की फिटनेस का स्तर उसे एक उन्नत स्तर का योद्धा बनाना चाहिए, लेकिन 9 स्टेज थंडर ब्लेड और रू वेई क्लास की मदद से वह अपनी आक्रमण शक्ति और प्रतिक्रिया की गति को शुरुआती स्तर के सरदारों तक पहुंचाने में सक्षम है। परीक्षण के बाद लुओ फैंग खुशी से नीचे चला गया। पहली मंजिल पर लॉबी में काफी लड़ाके बैठे बातें कर रहे थे। पागल, लुओ फैंग के मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग भी वहां थे और उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या आप संभावित लड़ाकू परीक्षा देखने के लिए इतनी जल्दी आए थे? आपने पिछले कुछ समय से नहीं देखा। खैर, ये समय भी अच्छा है। आइए और देखें कि ये नौसिखिए कैसे परीक्षा देते हैं। हो सकता है कि समय आने पर आप उनका परीक्षण कर सकें। लुओ फैंग जम गया। भावी सेनानी परीक्षा। हाँ, आज 12/1 है। महीने का हर पहला दिन भावी सेनानी परीक्षा का दिन होता है।
यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियाँ, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C7 वारगॉड जिसका निधन हो गया, लू गैंग। खंड 4 अध्याय 7 वारगॉड जिसका निधन हो गया, लू गैंग। लू फैंग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये दुनिया वाकई काफी दिलचस्प है। 5 महीने पहले वह उस डोजो का सदस्य था जो परीक्षण के लिए यहाँ आया था। उस समय उनका परिवार अभी भी सस्ते घर में रहता था। पलक झपकते ही वह अब मिंगयू सेक्टर में रह रहा है और आसानी से लाखों कमा रहा है। आपको अभी भी परीक्षण करना चाहिए, अंकल वू। उस समय मैं वहां आऊंगा और देखूंगा। लू फैंग हंसते हुए किनारे पर बैठ गया। एक वेटर तुरंत चाय और मिठाइयां ले आया। पागल, एक डोजो वर्दी पहने हुए व्यक्ति, जो डोजो ऑफ लिमिट्स में प्रशिक्षक भी था, हंसते हुए बोला, मैंने सुना है कि आपने पिछले 2 महीनों में 10,000 से अधिक राक्षसों को मार डाला है, और वे अधिकतर उच्च स्तरीय सैनिक स्तर के राक्षस थे। तो फिर क्या आप शुरुआती स्तर के सिपहसालार स्तर पर पहुंच गए हैं? ऐसा लगता है, बगल वाले व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। वू टोंग ने भी सिर हिलाया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक उन्नत स्तर का योद्धा इन सभी राक्षसों को इतनी आसानी से मार सके। भले ही लुओ फैंग शुरुआती स्तर के सरदार स्तर तक नहीं पहुंचा है, वह मूल रूप से उस स्तर पर है। मुझे याद है कि लुओ फैंग 9 स्टेज थंडर ब्लेड में प्रशिक्षण ले रहा है, इसलिए ऐसा लगता है कि 9 स्टेज थंडर ब्लेड ने अपना प्रभाव दिखाया है। लुओ फैंग जम गया। क्या इसीलिए नहीं? उसने 2 महीने से भी कम समय में 10,000 से अधिक राक्षसों को मार डाला, और उनमें से अधिकांश निश्चित रूप से उच्च स्तर के सैनिक थे। वास्तव में एक उन्नत स्तर के योद्धा के लिए ऐसी दक्षता प्राप्त करना वास्तव में कठिन होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वे सभी सोचते हैं कि वह शुरुआती स्तर के सरदार स्तर तक पहुंच गया है। 9 स्टेज थंडर ब्लेड को प्रशिक्षित करना बेहद कठिन है, और उस निर्देश पुस्तिका की कीमत बेहद महंगी है, अन्य सेनानियों ने कहा। हाँ, ये बहुत कठिन है। लुओ फैंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। मुझे संयोगवश कुछ छोटी सफलताएं मिली। ओह, वू टोंग सहित वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि लुओ फैंग की आंखों में एक अलग ही भाव था। 9 स्टेज थंडर ब्लेड एक परम निर्देश पुस्तिका है। बहुत से लोगों ने इस निर्देश पुस्तिका को खरीदा है, लेकिन बहुत से लड़ाके पहले चरण में प्रवेश करने में भी असफल रहे हैं। इस निर्देश पुस्तिका में प्रशिक्षण का अर्थ है कि आप अपनी लड़ाइयों पर हावी होने में सक्षम होंगे। लुओ फैंग, बाहर से आने वाली ध्वनि है। लुओ फैंग ने अपना सिर घुमाया और भाई चेन को देखा। लुओ फैंग, मैंने सुना है कि तुम वापस आ गए, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ आओगे। चेंगू हंसते हुए आगे बढ़ा। ओह हाँ, क्या तुम कल वरिष्ठ लू गैंग की स्मारक बैठक में जाने की योजना बना रहे हो? यह इतना बड़ा मामला है, इसलिए हम सब जा रहे हैं। लुओ फैंग, समय आने पर तुम भी आओगे, मुख्य प्रशिक्षक वू टोंग ने कहा। लुओ फैंग ने भावना से आह भरी और फिर सिर हिलाया। बेशक उन्हें ऐसे किसी कार्यक्रम में जाना होगा। उनके वरिष्ठ लू गैंग, जिनकी ग्रेड 3 चूहे के ज्वार में मृत्यु हो गई, एक शक्तिशाली वारगॉड थे। भले ही लुओ फैंग ने व्यक्तिगत रूप से चूहे के ज्वार का अनुभव नहीं किया था, लेकिन जब चूहे का विस्फोट हुआ तो वह जंगल में था। वह मृतकों के लिए खेद महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये देखकर कि उनके वरिष्ठ का निधन कैसे हुआ, स्वाभाविक रूप से लुओ फैंग जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। संभावित लड़ाकू परीक्षा के दिन लुओ फैंग और अन्य लोगों ने निविदा जूनियर्स की परीक्षा देखी। कुल 8 लोग थे, और उनमें से 3 पास हो गए। वास्तव में इन 8 लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे लुओ फैंग परिचित था। सेडेन क्षेत्र के डोजो ऑफ लिमिट्स का एक विशिष्ट सदस्य। हालांकि यह विशिष्ट सदस्य पास नहीं हुआ। दिन 2 भोर, तापमान कम था। जियांगनान शहर के हीरोज हॉल के अंतिम संस्कार पार्लर में सुरक्षा बेहद कड़ी थी, क्योंकि कई लोग अपने वरिष्ठ लू गैंग को सम्मान देने के लिए आ रहे थे। फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य एक साथ इकट्ठे हुए थे और उन 5 ने काले कपड़े पहने थे। चेंगू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज यहाँ काफी लोग हैं। लुओ फैंग ने चारों ओर देखा, और आसपास की सड़कें उन लोगों से भरी हुई थी जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज शोक का पहला दिन है, इसलिए केवल सेनानियों, परिवार के सदस्यों, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारियों आदि को ही आने की अनुमति है। और कल से 7वें दिन तक नियमित नागरिकों को अपना सम्मान देने के लिए आने की अनुमति है। फिर भी यहाँ 10,000 से अधिक लोग एकत्र थे, और ये सभी लोग जियांगनान शहर के उच्च वर्ग के लोग थे। उनमें से कुछ बड़े व्यवसायों, सरकार और सेना में शीर्ष पर थे। वहां सेनानियों का भी विशाल जनसमूह था।
लड़ाकों के समूह में शक्तिशाली वारगॉड स्तर के लड़ाके भी थे। यदि एक वारगॉड की मृत्यु हो जाती है तो अन्य वारगॉड का सम्मान देने के लिए आना सामान्य बात है। लुओ फेंग ने उनके वाहन को देखते हुए कहा, राष्ट्रीय टेलीविजन भी आया था। गाओ फेंग ने धन्यवाद देते हुए कहा, एक वारगॉड की स्मारक बैठक पूरे देश में प्रसारित की जाती है। हर साल पूरे चीन में बमुश्किल ही कोई वारगॉड मरता है। पूरे देश में केवल वे लड़ाके ही प्रसारित किए जा सकते हैं जिन्हें वारगॉड या उससे ऊपर का दर्जा प्राप्त है। योद्धा और सरदार स्तर के लड़ाके कभी भी इतने अच्छे व्यवहार का आनंद नहीं ले पाएंगे। साथ ही सेना के शीर्ष जनरलों को भी इस तरह का व्यवहार मिलता है। देखो, ये जियांगनान शहर का मेयर है। वह वहाँ है। ऐसे नेता जो अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देते हैं। वहाँ देखो, ये जू परिवार का मुखिया है, जो एचआर गठबंधन के 12 परिवारों में से एक है। लुओ फेंग ने जू परिवार के बारे में सुना। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन नजर डालने से बच गया। एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ा मोटा था और उसके पूरे सिर पर सफेद बाल थे, लगभग 80 या 90 साल का लग रहा था। हालांकि स्वाभाविक रूप से उनके चारों ओर उच्च अधिकार का आभामंडल था। उनके पीछे उनके 4 अधीनस्थ थे। वहां पर शक्तिशाली वारगॉड स्तर का लड़ाकू झू गेशान है। वह हमारे मुख्य प्रशिक्षक झू गेताओ के भाई हैं। काफी लड़ाके चर्चा कर रहे थे। आज जो लोग यहाँ आए वे वास्तव में महत्वपूर्ण लोग थे। चाहे सरकार की दुनिया हो, सेना हो, व्यवसाय हो या लड़ाके हो, ये सभी शीर्ष पर थे। स्मारक शुरू हो रहा है, गाओ फेंग ने आगे देखते हुए कहा। हालांकि हमें प्रवेश करने से पहले थोड़ा इंतजार करना होगा। आइए इंतजार करें, हम इन सभी लोगों को शायद ही कभी देख पाते हैं। चेंगू हंसे। लुओ फेंग और अन्य लोग सड़क के किनारे खड़े थे और बड़ी संख्या में लड़ाकों के साथ पीछे इंतजार कर रहे थे। आगे वीआईपी लोगों का प्रवेश शुरू हो चुका था। बीप। एक उदास, गहरे तश्तरी के आकार का लड़ाकू विमान दूर से सीधे उड़ गया और नायकों के हॉल के आसपास की सेना ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। और शक्तिशाली वारगॉड लड़ाके, जियांगनान शहर के मेयर और सेना और सरकार के सभी शीर्ष अधिकारी जो स्मारक में प्रवेश कर चुके थे, वे सभी स्वागत करने के लिए बाहर आए। एक बड़ा आ गया है। चेंगू की आंखें चमक उठी। अरे, कैसा व्यक्ति आया। यहाँ तक कि गाओ फेंग भी हैरान थे। जो लोग घटनास्थल पर थे वे पहले से ही चीन के उच्च वर्गीय समाज के शीर्ष पर थे। उदाहरण के लिए, वारगॉड लड़ाके लड़ाकों में सबसे ऊपर थे। जियांगनान शहर का मेयर निस्संदेह एक शीर्ष अधिकारी है। चीन में केवल 6 मुख्यालय वाले शहर हैं, इसलिए वह ग्रैंड निर्वाण काल से पहले के गवर्नर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सभी लोग बधाई देने के लिए निकले हैं। कौन है भाई? लुओ फेंग ने ध्यान से देखा। सभी लड़ाके और यहाँ तक कि राष्ट्रीय टेलीविजन के पत्रकार भी बारीकी से घूर रहे थे। किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। संपूर्ण चुप्पी। तश्तरी के आकार का लड़ाकू विमान धीरे धीरे नीचे उतरा और उसका यांत्रिक दरवाजा खुल गया। एक पतला आदमी जिसकी नाक जलमग्न थी और जिसके कपड़े काले थे, लड़ाकू विमान की सीढ़ियों से नीचे आया। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अच्छे मूड में थे और उनकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से 10 मीटर के दायरे में लोगों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे अंधेरे में गिर रहे हों। वह उस दायरे का देवता है। श्री झू, एक शक्तिशाली वारगोट सेनानी बोला। जलीय नाक वाले आदमी ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। वारगोट सेनानियों, जियांगनान शहर के मेयर और क्योटो शहर और सेना के सभी शीर्ष अधिकारियों ने सिर हिलाया और सीधे नायकों के हॉल की ओर चले गए। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले। संपूर्ण चुप्पी। इन महत्वपूर्ण लोगों के प्रवेश के बाद ही बाहर से चर्चाएं उठनी शुरू हुई। वह लड़का कौन है? लुओ फेंग जिज्ञासा से भरा था। निस्संदेह यह उस प्रकार का व्यक्ति है जो चीन के शीर्ष पर था। वारगॉड लड़ाके शायद ही कभी किसी देश के नेता का भी अभिवादन करते हों। आमतौर पर वारगॉड सेनानी उच्च रैंकिंग अधिकारियों का सम्मान नहीं करते हैं। कोई जानकारी नहीं। चेंगू और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया। गाओ फेंग के कान थोड़े हिले और फिर उन्होंने धीरे से कहा। आगे किसी ने कहा कि अभी उस आदमी का नाम झूशी है। मैंने झूशी का नाम सुना है। उस समय वह एक अत्यंत प्रसिद्ध वारगॉड स्तर का सेनानी था। हालांकि मैंने तब से उसके बारे में नहीं सुना है। वह शायद ही कभी खुद को दिखाता था। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि यह झूशी पहले ही वारगॉड स्तर को पार कर चुका है और चरम अस्तित्व में से एक है। ऐसा अस्तित्व जो वारगॉड स्तर से भी आगे निकल जाए। लुओ फेंग और अन्य लोगों ने गहरी सांस ली। पवित्र, इस तरह का अस्तित्व पूरे देश के साथ आमने सामने हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के सामने पूरे देश को झुकना होगा। ये वास्तव में मानव समाज के शीर्ष अस्तित्वों में से एक है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि व्यवसायों के सभी शीर्ष अधिकारी, सरकार, सेना और यहाँ तक कि युद्ध के योद्धा भी उनका स्वागत करने आए। आप कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति मानवता के लिए भगवान के समान होता है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C8 गु हाई खंड 4 अध्याय 8 गु है। लोकप्रिय मान के आधार पर अब से इस उपन्यास पर प्रति अध्याय 1 पेज नोट किया जाएगा। पूरे हीरोज हॉल में शोक गूंज उठा। सरकारी अधिकारियों से लेकर सेना के जनरलों से लेकर वारगॉट स्तर के सेनानियों तक सभी ने अपना सम्मान व्यक्त किया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय टेलीविजन भी इस दृश्य को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि रिपोर्टर ने बताया कि कैमरे के सामने क्या हो रहा था। जल्द ही लुओ फेंग और समूह की बारी थी। जैसे ही भीड़ उमड़ी, फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य तेजी से हीरोज हॉल में प्रवेश कर गए। स्मृति सभा में बस एक विशाल तस्वीर थी। लुओ फेंग ने आश्चर्य से मन में सोचा, सिर्फ एक तस्वीर, यहाँ तक कि एक शरीर भी नहीं। दरअसल एक बार जब आप अनंत चूहे ज्वार का सामना करने के बाद मर जाते हैं, तो आपकी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। दुख की आवाज से घिरे हुए लुओ फेंग और अन्य लोग सम्मानपूर्वक 3 बार झुके। शक्तिशाली वारगॉड सेनानी की पत्नी और बेटी उनके बगल में चुपचाप घुटनों के बल बैठी थी। लुओ फेंग और अन्य लोग तुरंत क्षेत्र से चले गए। हॉल के बाहर के क्षेत्र का मूड थोड़ा शांत लग रहा था। ये हॉल के मूड जितना दमनकारी नहीं था। सीनियर लू गैंग दुर्भाग्यशाली था। गाओ फेंग ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। वह अचानक चूहे के ज्वार के बीच में गिर गया, और अनंत चूहे ज्वार के नेता ने निश्चित रूप से निर्धारित किया कि वरिष्ठ लू गैंग मानवता का एक शीर्ष सेनानी था, इसलिए वह उसे मारने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। और एक बार चूहे का ज्वार ऐसा करने को तैयार हो जाए, तो इससे बच पाना संभव नहीं है। लुओ फेंग ने हल्की आवाज में कहा, उपग्रहों द्वारा कैद किए गए दृश्यों से मैंने जो सुना, वरिष्ठ लू गैंग के संघर्ष में कुछ दर्जन गगनचुंबी इमारतें गिर गईं और लाखों चूहे राक्षस मारे गए। कोई भी इस दृश्य की कल्पना कर सकता है। इससे पहले लुओ फेंग, वान डोंग और अन्य का पीछा केवल एक छोटे चूहे के ज्वार द्वारा किया जा रहा था, जिसमें लगभग दसियों हजार चूहे राक्षस थे। और उस छोटे चूहे के ज्वार में एक भी कमांडर स्तर का चूहा राक्षस नहीं था, अन्यथा चूहे का ज्वार वान डोंग और दूसरों की गति को कैसे नहीं पकड़ सका। इतना छोटा चूहा ज्वार भी लुओ फेंग को इतना दबाव देने में सक्षम था। जब वह अरबों चूहे राक्षसों से घिरे होने के दृश्य के बारे में सोचता है, तो वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। तथ्य यह है कि वारगॉड सेनानी इतने कम समय में लाखों रैप्टाइड राक्षसों को मारने में सक्षम था, जिससे पता चलता है कि वह बेहद शक्तिशाली था। अगर सीनियर लू गैंग शुरू से ही थोड़ा अधिक सावधान रहता और चूहे के ज्वार के केंद्र से बचने की कोशिश करता, तो उसकी मृत्यु नहीं होती। गाओ फेंग ने आह भरी। हीरोज हॉल के बाहर ठंड बहुत अधिक थी, और सड़कें सेनानियों, सरकार, सेना और पारिवारिक निगमों के लोगों से भरी हुई थी। लुओ फेंग, एक ध्वनि आगे बढ़ाई गई। लुओ फेंग ने अपना सिर घुमाया और जू शिन को काले रंग की पोशाक में बहुत दूर नहीं देखा। इस पोशाक ने जू शिन को थोड़ी ठंडक का एहसास कराया। जू शिन, आज आपकी क्लास नहीं है? लुओ फेंग ने पूछा। आज शनिवार है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ। जू शिन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लुओ फेंग रुका और फिर खुद पर हंसा। शनिवार, ओह, मुझे सप्ताह का वह दिन भी याद नहीं है जब मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था। एक फाइटर बनने के बाद सप्ताह का दिन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। जब वह स्कूल जा रहा था, तो वह तारीख को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था। अब वह सहपाठी लुओ फेंग एक लड़ाकू है, वह हम अन्य सहपाठियों से अलग है, जू शिन ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से कहा। लुओ फेंग और जू शिन सड़क के किनारे इस तरह बातें कर रहे थे, और जू गैंग, जो वर्तमान में एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के साथ बातचीत कर रहा था, ने लुओ फेंग और जू शिन की एक साथ झलक देखी। वह भौहें सिकुड़ने के अलावा खुद को नहीं रोक सका और फिर अपने बगल में मौजूद अधेड़ उम्र की महिला से माफी मांगी। निदेशक झांग, मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। हम इस विभाजनकारी मामले के बारे में बाद में बात करेंगे। अधेड़ उम्र की महिला मुस्कुराए और सिर हिलाया। जू गैंग एक नजदीकी स्थान पर गया और अपनी आंख के कोने से लुओ फेंग और जू शिन पर ध्यान दिया। जू गैंग की दृष्टि से वह लुओ फेंग और जू शिन के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जाहिर है, वे आनंददायक समय बिता रहे थे, जिससे जू गैंग का चेहरा और भी खराब हो गया। बहन एक घमंडी व्यक्ति है, इसलिए वह आमतौर पर एक ही उम्र के लोगों से बात करना पसंद नहीं करती है। इस लुओ फेंग के साथ कैसे आना हुआ? बहन जू शिन पहले ही शादी के लिए आवश्यक उम्र तक पहुंच चुकी है,
इसलिए जू गैंग अपने प्रेम जीवन के प्रति बेहद चौकस थी। चाहे कुछ भी हो, उसे लुओ फैंग पसंद नहीं था। एक लड़ाकू जो कब मर जाएगा कौन जानता है, और वह अभी भी मेरी बहन को परेशान कर रहा है। वे जितनी गहराई तक जाएंगे, भविष्य में मेरी बहन को उतनी ही अधिक कठिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। सू गैंग क्रोधित हो गया। ये लुओ फेंग, मैंने उसे पिछली बार पहले ही चतुराई से बता दिया था। अगर उसे पता है तो उसे मेरी बहन से दूर रहना चाहिए। वह मेरी दयालुता की सराहना करने में विफल रहता है। सू गैंग स्पष्ट रूप से पागल था, लेकिन अगर वह पागल हो तो भी वह क्या कर सकता है? वह मूर्खतापूर्वक आरोप नहीं लगाएगा। सू गैंग की नजर अप्रत्याशित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत दूर नहीं था, और दिल की धड़कन के साथ, मैं लुओ फैंग को कुछ दर्द होने दूंगा और उसकी जगह जानूंगा। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, जू गैंग बाईं ओर चला गया। मास्टर जू, एक सुंदर दिखने वाला युवक जिसका सिर मुंडा हुआ था, अपना अभिवादन देते समय हंसा। गुओ है, जू गैंग हंसा। मैंने नहीं सोचा था कि मैं भाई गुओ है को यहाँ देख पाऊंगा। मुझे लगा कि आप अभी भी जंगल में हैं। सीनियर लू गैंग की स्मारक बैठक बहुत बड़ी बात है, मैं कैसे नहीं आ सकता? सुंदर युवक ने हीरोज हॉल की ओर देखा और आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। उस समय मुझे सीनियर लू गैंग से कुछ संकेत मिले थे। कौन जानता था कि सीनियर लू गैंग जैसा अद्भुत, शक्तिशाली सेनानी होगा। सू गैंग को ऐसा लगा जैसे गुओ हाई वास्तव में दुखी था, और उसने चुपचाप अपना सिर हिलाया। ये गाओ हाई वारगोड लू गैंग के इतना करीब भी नहीं है। क्या वह बहुत ज्यादा दिखावा नहीं कर रहा है? एक व्यापारी के रूप में, वह सेनानियों के बीच की भावना को समझने में असमर्थ था। जीवन और मृत्यु की सीमा पर चलने वाले योद्धा अपना उपकार कभी नहीं भूलते। स्वाभाविक रूप से, कोई भी व्यक्ति अपने शेष जीवन में किसी वरिष्ठ की सलाह को कभी नहीं भूलेगा। गुओ हाय, मेरी बहन भी आज यहाँ आई थी, जू गैंग हंसा। जूशिन, गुओ हाय का दिल तेजी से धड़कने लगा। कहाँ? सू गैंग फूट फूट कर हंसा, और फिर अपनी आंखों से दिशा दिखाई। ओह, वहाँ, एक युवा सेनानी के साथ बातचीत। गुओ हाई ने लुओ फैंग और जू शिन को दूर से देखा और थोड़ा भौचक्का रह गया। उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, जहां तक मुझे पता है, महिला जू शिन शायद ही कभी सेनानियों से बात करती है, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि इस युवा सेनानी का उसके साथ एक विशेष संबंध है। भले ही वह जू शिन को पसंद करता था, गुओ हाई को विश्वास नहीं था कि जू शिन को उसे वापस पसंद करना होगा। उसका एक विशेष संबंध है। जू गैंग ने अपना सिर हिलाया। वे सहपाठी हुआ करते थे, इसलिए मेरी बहन के इस बच्चे के साथ काफी अच्छे संबंध हैं, वरना वह उसके साथ इतनी बात नहीं करती। गुओ हाई ने सिर हिलाया। वास्तव में, जू शिन शायद ही कभी युवा पुरुषों से बात करती थी। हालांकि उसके पास काफी आत्मनियंत्रण था, फिर भी गुओ हाई थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये बच्चा, मैंने पहले ही उसे मेरी बहन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। हालांकि, ऐसा लगता है कि मेरी बहन के लिए उसकी अपनी कुछ योजनाएं हैं। जू गैंग ने गुओ हाई की ओर देखा। ये बच्चा अपनी स्थिति को भी नहीं देखता है। एक योद्धा स्तर का योद्धा, कौन जानता है कि वह कब मरेगा? और वह अभी भी मेरी बहन का पीछा करने की हिम्मत करता है। राजघराने के पीछे भागता एक आम आदमी। गुओ हाई ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन अंदर से थोड़ा गर्व महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। युवा लोग दूसरों से अपनी तुलना करने से खुद को नहीं रोक पाते। फिलहाल, वह पहले से ही एक मध्यवर्ती स्तर का सरदार है, और वह सिर्फ 21 साल का है। जू गैंग, तुम सही हो। एक योद्धा स्तर के सेनानी को जंगल में कठिन समय बिताना होगा। कौन जानता है कि वह किसके लिए मरेगा? गुओ हाई ने सिर हिलाया। अगर वह बच्चा वास्तव में जू शिन की परवाह करता है, तो उसे उसकी नहीं करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जू गैंग का अनुसरण किया। गुओ हाई ने लुओ फैंग को देखा और पूछा, ओह हाँ, उसका नाम क्या है? जू गैंग ने कहा, उसका नाम लुओ फैंग है और वह अभी कुछ समय पहले ही लड़ाकू बना है। लुओ फैंग, गुओ हाई ने भौहें चढ़ाई। पागल। सू गैंग घबरा गया और गुओ हाई को संदेह से देखा। क्या पागल है? पागल एक उपनाम है। केवल वही व्यक्ति जिसके पास कौशल है उसे दूसरों से उपनाम प्राप्त होगा। आमतौर पर, लोगों को चाहने पर भी उपनाम नहीं मिलते हैं। गुओ हाई ने जू गैंग की ओर देखा और भौहें चढ़ाते हुए कहा, इस लुओ फैंग की सेनानियों के बीच थोड़ी प्रसिद्धि है। आप उसे कम आंकते हैं। हालांकि वह अभी कुछ समय पहले ही लड़ाकू बना था। उसने केवल 2 छोटे महीनों में 10,000 से अधिक सैनिक स्तर के राक्षसों को मार डाला। और मैंने सुना है कि वे अधिकतर उन्नत स्तर के सैनिक थे। मेरा अनुमान है कि उसके पास एक शुरुआती स्तर के सरदार का कौशल है। 10,000 से अधिक राक्षसों को मार डाला। 2 महीने। सू गैंग ने 2 बार पलकें झपकाईं। और
आपने कहा कि वह एक शुरुआती सरदार स्तर का है। एक 18 वर्षीय नौसिखिया सरदार स्तर का सेनानी। सु गैंग चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। गुओ हाई ने सिर हिलाया। सु गैंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और लुओ फैंग को देखा, जो वर्तमान में जूशिन के साथ खुशी से बातचीत कर रहा था, और मदद नहीं कर सका, लेकिन शाप देने के अलावा, तारानकन 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 तारानकन, इस बच्चे ने कमजोर होने का नाटक किया और मुझे धोखा दिया। कौन जानता था कि वह ऐसा व्यक्ति था। एक 18 वर्षीय नौसिखिया सरदार की तुलना एक 21 वर्षीय मध्यवर्ती सरदार से की गई। जहां तक क्षमता का सवाल है, लुओ फैंग की क्षमता थोड़ी अधिक है। सु गैंग का रवैया थोड़ा बदल गया। कौन जानता था कि यह पागल भी जूशिन को पसंद करता है। गुओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, दिलचस्प दिलचस्प। लुओ फैंग, वास्तव में इसे पागल कहा जाता है। यह उपनाम। सु गैंग विश्वास से परे आश्चर्यचकित था। हालांकि 2 महीनों में लगभग 10,000 राक्षसों को मार डाला। ये वास्तव में काफी पागलपन है। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय। संपर्क टॉस साइट मैप। निगल लिया तारा। C9-003 शहर। खंड 4 अध्याय 9-003 शहर। वह पूरी तरह से सदमे में था, लेकिन जू गैंग ने जल्दी ही अपना संतुलन वापस पा लिया। जैसे ही उसने दूर से लुओ फैंग की जांच की, व्यापारी तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा, ये लुओ फैंग अभी भी युवा है, लेकिन वह पहले से ही एक शुरुआती स्तर का सरदार है। और घर पर उसकी स्थितियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए इस स्तर तक आने में सक्षम होना वास्तव में काफी दुर्लभ है। मैं इसे इस तरह से देखूंगा, अगर वह किसी दिन एक वॉरगॉड स्तर का अस्तित्व बनने में सक्षम है, तो मुझे डर है कि मेरे पिता और अन्य लोगों के पास बहन को उससे शादी करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हालांकि एक लड़ाकू अंततः एक लड़ाकू ही होता है। यहाँ तक कि लू गैंग भी मर सकता है, इसलिए कौन जानता है कि वह कब मरेगा। जो भी हो, मैं अब और नहीं सोचूंगा। मैं बस ये देखूंगा कि लुओ फैंग यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगा, जू गैंग ने मन ही मन सोचा। वास्तव में, जू परिवार जैसे बड़े परिवार के लिए एक सरदार स्तर का सेनानी वास्तव में कुछ भी नहीं है। स्मारक सभा अभी भी चल रही थी, लेकिन कुछ लड़ाके पहले ही जाने लगे थे। फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्यों के चले जाने के बाद, उन्होंने तुरंत शास्त्रीय शैली वाले एक अच्छे दिखने वाले होटल की तलाश शुरू कर दी। इस रेस्तरां के मालिक को पता था कि आज स्मृति सभा में काफी लोग शामिल होंगे, क्योंकि स्मृति सभा का प्रसारण पूरे देश में किया गया था। एक बार जब उसने देखा कि लुओ फैंग और अन्य लोग किस दिशा से आ रहे थे, साथ ही उनके बगल में लड़ाकू कार भी थी, तो रेस्तरां के मालिक को तुरंत समझ में आ गया कि ये 5 कौन थे और उन्हें तीसरी मंजिल पर सबसे अच्छे कमरे में ले गए। ठीक है, अब जाओ। चेंग गू ने जल्दी से कुछ व्यंजन ऑर्डर किए और अपना हाथ हिलाकर वेटर को जाने का संकेत दिया। रेस्तरां की सबसे खूबसूरत महिला वेटर ने तिरछी नजर से उन पर नजर डाली और फिर आज्ञाकारी ढंग से कमरे से बाहर चली गई। तारानकन 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 तारानकन, मैं आज बहुत अच्छे मूड में था जब तक कि मैंने बाग के नुकीले दस्ते के कमीनों को नहीं देखा। बस उन्हें देखने से मेरा अच्छा मूड पूरी तरह नष्ट हो गया। गाओ फैंग अपने दांत भींचते हुए गुस्से से कहने से खुद को नहीं रोक सका। उनके जाने से पहले लुओ फैंग और अन्य लोग टाइगर फैंग दस्ते से मिले, जो उन्हें सम्मान देने के लिए भी आए थे। कैप्टन, उन कमीनों पर इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, यह इसके लायक नहीं है। वे टाई ने अपना सिर हिलाया। जंगल में प्रवेश करने के बाद हमें उनसे छुटकारा पाने का मौका मिलेगा, वे किंग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। लुओ फैंग ने भौहें सिकोड़ ली और अपने आध्यात्मिक बल से पूरे कमरे को छान मारा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई छिपा हुआ सुनने का उपकरण तो नहीं है। लुओ फैंग को इस तरह देखने के बाद गाओ फैंग हंसे और उन्होंने कहा, लुओ फैंग, कोई चिंता नहीं। ये रेस्तरां उच्च श्रेणी के रेस्तरां में गिना जाता है, इसलिए जो लोग इस तरह के कमरों में खाना खाते हैं वे आमतौर पर काफी महत्वपूर्ण लोग होते हैं। वर्गीकृत जानकारी अक्सर यहाँ घूमती रहती है। अगर इस रेस्तरां का मालिक सुनने की हिम्मत करता है, तो वह मौत की तलाश में है। चेंग गू ने ये भी कहा, अगर कोई सुन रहा है तो कौन परवाह करता है। हमने सिर्फ लोगों को मारने की बात की थी, लेकिन हमने अभी तक किसी को नहीं मारा। हम इसके बारे में अपने मुंह से बात भी नहीं कर सकते। लुओ फैंग सहमति में हंसे। कप्तान, क्या बाग के नुकीले दस्ते के पीछे कोई कष्टप्रद व्यक्ति है? लुओ फैंग ने पूछा, अगर हैं, तो हमें सतर्क रहना होगा। टेल नोट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कहाँ देखा। ये फायर हैमर स्क्वाड कहा गया था, लेकिन संदर्भ पर विचार करने पर मुझे पूरा यकीन है कि यह टाइगर फैंग स्क्वाड है। ये सिर्फ एक टाइपो हो सकता है,
लेकिन ये पहली बार है कि मैंने अपने द्वारा जांचे गए सभी स्रोतों पर इस तरह का एक टाइपो देखा है। वहाँ कौन हो सकता है? गाओ फैंग ने उपहास किया। ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता वारगॉड हैं। ओह हाँ, वरिष्ठ वारगॉड ल्यूगैंग के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और सबसे बड़े बेटे और बेटी सरदार स्तर के विशेषज्ञ हैं। केवल दूसरे बेटे की ताकत औसत है। वेई टाई ने आह भरी। ये विशेषज्ञ बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। बेटी भी पहले से ही इतनी ताकतवर है। ओह, 3 बच्चे और उनमें से 2 सरदार स्तर के हैं। लुओ फैंग हैरान था। ये बिल्कुल सामान्य है, गाओ फैंग ने कहा। लुओ फैंग, आप लंबे समय से सेनानियों के घेरे में नहीं हैं, इसलिए आप शायद बहुत आश्वस्त नहीं हैं। दरअसल, एक शक्तिशाली योद्धा के बच्चे भी काफी शक्तिशाली होंगे। उदाहरण के लिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू हुंग एक ऐसा अस्तित्व है जो वारगोट से भी आगे है। और उनके बेटे और बेटियां सभी युद्ध स्तर के हैं। लुओ फैंग ने 2 बार पलकें झपकाईं। उसे वास्तव में इसके बारे में पता नहीं था। ये वास्तव में काफी सरल है, गाओ फैंग ने हंसते हुए आगे कहा। जब एक लड़ाकू प्रशिक्षण लेता है, तो उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका आनुवंशिक ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिससे उसके शरीर के जीन में सुधार होता है। उसके शरीर के जीन लगातार बेहतर होते जाते हैं। और उस प्रक्रिया में, लड़ाकू जितना मजबूत होगा, उसके जीन उतने ही उच्च गुणवत्ता वाले हो जाएंगे। और जब वह शादी करता है और उसके बच्चे होते हैं, तो वे जीन अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। होंग, थंडर गॉड और झूशी जैसे असाधारण शक्तिशाली सेनानियों के बच्चों के लिए वारगॉड स्तर तक पहुंचना कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि उनके जीन पहले से ही महान हैं। हालांकि, ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है। यदि वे अपने माता पिता के समान शक्तिशाली नहीं हैं, तो इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक पीढ़ी कमजोर होती जाएगी। आखिरकार, उस परिवार के जीन फिर से औसत हो जाएंगे। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। बच्चे पैदा करते समय वास्तव में जीन पारित होते हैं। शक्तिशाली सेनानियों के बच्चों को जन्म से ही लाभ मिलता है। दरवाजा खुला और वेटर खाना लेकर अंदर आया। ठीक है। वेटर ने सब कुछ मेज पर रख दिया और चला गया। गाओ फैंग ने आह भरते हुए कहा, वास्तव में, अगर मानवता इसी तरह चलती रही, तो शक्तिशाली सेनानियों के जीन चारों ओर फैल जाएंगे, जिससे मानवता के सभी जीनों की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। हालांकि, जब कोई कमजोर व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति से शादी करता है, तो उनके बच्चे बिल्कुल सामान्य हो सकते हैं। तो, समग्र रूप से मानवता के जीन की गुणवत्ता को बढ़ाना बहुत कठिन है। शक्तिशाली लोग मानवता के जीन की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जबकि कमजोर लोग उन्हें कम करते हैं। हालांकि, एक बात स्पष्ट है, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समग्र रूप से मानवता के जीन की गुणवत्ता में लगातार वृद्धि होगी। एक दिन, लगभग पूरी मानवता लड़ाकू बन सकती है। लुओ फैंग ने गाओ फैंग के निष्कर्ष पर थोड़ा सिर हिलाया। बेशक, हर एक इंसान को लड़ाकू बनने में, कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा? 500 वर्ष, 1000 वर्ष, 50,000 वर्ष। अपना सिर हिलाते हुए गाओ फैंग हंसे। संपूर्ण मानवता के लिए विकास वास्तव में एक धीमी प्रक्रिया है। लुओ फैंग और अन्य लोगों ने जल्दी से दोपहर का भोजन समाप्त किया और बर्तन हटा दिए जाने के बाद कुछ चाय का ऑर्डर दिया। और चेन और वेट आए और उनके भाई को काफी हद तक अपनी ताकत की आदत हो गई है। मुझे देखने दो, हम इन 2 दिनों में जंगल में जाएंगे, गाओ फैंग ने दूसरों की ओर देखते हुए कहा। क्या किसी के पास कोई राय है? कैसा रहेगा? परसों, चेन गू बोला। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। चलो परसों प्रस्थान करेंगे। हालांकि, कप्तान, इस समय हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ, चेन गू हंसे। इस बार हम निश्चित रूप से उन छोटे देश स्तर के शहरों में नहीं जाएंगे। हमारा दस्ता पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे दस्ते की ताकत कम से कम 10 गुना बढ़ गई है। चलो एक प्रमुख शहरी क्षेत्र में चलते हैं। वे टाई और वे किंग की आंखें चमक उठी। अतीत में, वे केवल प्रीफेक्चर स्तर के शहरों में ही थोड़ी सी लड़ाई के इच्छुक थे। कैसा रहेगा, हम अहंकारी हो जाते हैं और #003 शहर का प्रयास करते हैं? गाओ फैंग ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा। #003 शहर। लुओ फैंग और अन्य लोग पूरी तरह से चौंक गए। #003 शहर, यह क्या दर्शाता है? आप कह सकते हैं कि यह पूरे यूरेशिया में सबसे भयावह क्षेत्रों में से एक है। ये स्थान समुद्र के निकट है, इसलिए यहाँ बड़ी मात्रा में समुद्री राक्षस रहते हैं। ये शहर उच्चतम भवन घनत्व वाले शहरों में से एक है, इसलिए यहाँ राक्षसों की संख्या चिंताजनक स्तर तक पहुँच गई है। यहाँ कई गिरोह नेता स्तर के राक्षस हैं, और यहाँ तक कि गिरोह नेता स्तर से भी आगे निकलने वाले राक्षस भी यहाँ रहते हैं। बड़ी संख्या में शीर्ष सेनानी यहाँ आते हैं। एशिया के अन्य मुख्यालय शहरों से भी लड़ा के इस शहर के लिए ही इस क्षेत्र में आते हैं।
यहीं पर मानव लड़ाके और सैनिक एक दूसरे का वध करते हैं। यही वह स्थान है जहां ग्रैंड निर्वाण काल से पहले चीन की अर्थव्यवस्था का केंद्र था शंघाई शहर। वहां वेई टाई और वेई किंग दोनों हैरान थे। ये बहुत ज्यादा है, कठिनाई का अंतर बहुत बड़ा है। वेई टाई ये कहने के अलावा कुछ नहीं कर सके, हम पहले पुराने सूजो के #023 शहर में जाएं तो कैसा रहेगा। कितना भी घमंडी क्यों ना हो, #003 शहर का नाम सुनकर कोई भी डर से कांप उठेगा। ये वह स्थान है जहां असली ड्रैगन, सांप और मगरमच्छ दिखाई देते हैं। गाओ फैंग ने दूसरों की ओर देखा और हंसे, डरा हुआ। किसको डर है? जो कोई भी #003 शहर में जाएगा, उसे डींगे हाँकने का बड़ा अधिकार मिलेगा। चेंगू की आंखें चमक उठी। जाओ, बेशक हम जा रहे हैं। #003 शहर वैसे भी एक विशाल शहर है, संभवतः अन्य शहरों की तुलना में 10 गुना अधिक बड़ा है। हम तो बस सीमा पर रेंग रहे हैं, डरने की क्या बात है। लुओ फैंग, तुम्हारे बारे में क्या? समूह ने लुओ फैंग की ओर देखा, क्योंकि वह दस्ते की शीर्ष लड़ाकू शक्ति थी। लुओ फैंग ने विचार किया। बेशक लुओ फैंग को पौराणिक #003 शहर के बारे में पता था। #003 शहर आज मनुष्यों के लिए क्या मायने रखता है बनाम ग्रैंड निर्वाण काल से पहले शंघाई का क्या मतलब था, वे दोनों विशेष हैं। ठीक है, हम जा सकते हैं, लेकिन हमें उपनगरों से धीरे धीरे जाना होगा। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। बेशक हम उपनगरों से धीरे धीरे जा रहे हैं, या क्या मैं जीने से थक गया हूँ? मैं अभी मरना नहीं चाहता। गाओ फैंग हंसे। मेरे कुछ पुराने दोस्त #003 शहर के आसपास घूम रहे हैं। यहीं पर सभी शीर्ष लड़ाके दिखाई देते हैं। हम्फ, निश्चित रूप से हमें वहां भी जाना शुरू करना होगा। #003 शहर में जीवित रहने में सक्षम होना ताकत का प्रतीक है, क्योंकि वहां बड़ी मात्रा में घड़ियाल हैं। उपनगरों में भी कमांडर स्तर के राक्षस बड़ी मात्रा में हैं, और नदी के किनारे कुछ भीड़ नेता स्तर के राक्षस हैं। इसलिए जिनके पास ताकत नहीं है वे #003 शहर में जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सबको थोड़ा आराम मिलेगा। हम कल #003 शहर की ओर प्रस्थान करेंगे। गाओ फैंग हंसे। ठीक है, #003 शहर के लिए। लुओ फैंग और अन्य लोगों का खून खौल रहा था। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C10 डैन युद्ध क्षेत्र खंड 4 अध्याय 10 मांद युद्ध क्षेत्र। तीसरे दिन के बाद लुओ फैंग और चेंगू ने मिंगयू सेक्टर छोड़ दिया और दक्षिण पूर्व में पुनः आपूर्ति बेस की ओर जाने के लिए HR गठबंधन बाजार में गाओ फैंग, वेई टाई और वेई किंग के साथ समूह बनाया। दक्षिण पूर्व में सैन्य क्षेत्र जियांग नान शहर के उत्तरी सैन्य क्षेत्र से कहीं बड़ा था। ये पुनः आपूर्ति बेस उत्तरी सेना के क्षेत्र में पुनः आपूर्ति बेस से भी कहीं अधिक बड़ा है। चाबी मिलने के बाद लुओ फैंग और समूह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके, और जब वे पुनः आपूर्ति बेस के अंदर चले गए। इस पुनः आपूर्ति आधार मार्ग में विला की मात्रा उत्तरी क्षेत्र की मात्रा से अधिक है, और एक नज़र से आप हर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में लड़ाकों को देख सकते थे। ताकत के मामले में यहाँ के लड़ाके उत्तरी क्षेत्र के लड़ाकों से कहीं आगे निकल गए हैं। बेशक वे कहीं अधिक मजबूत हैं। गाओ फैंग ने कहा, #003 शहर समुद्र के पास है। समुद्र में असंख्य राक्षसों ने महाद्वीप को विभाजित कर दिया है और हुआंगपू नदी के किनारे मुख्य भूमि को खतरे में डाल दिया है। ये पुनः आपूर्ति आधार उन समुद्री राक्षसों से निपटने के लिए मौजूद है, और लड़ाके मुख्य रूप से #003 शहर के अंदर राक्षसों से निपटने के लिए यहाँ हैं। भूमि के राक्षसों की तुलना में समुद्र के राक्षस मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, क्योंकि समुद्री मार्ग का क्षेत्रफल भूमि के क्षेत्रफल से अधिक है, और पूरा समुद्र राक्षस का क्षेत्र है। कोई कल्पना कर सकता है कि समुद्र में कितने राक्षस हैं। देखो, यह एक जहर शैतान बंदूक है ना? पवित्र बकवास, क्या वह वारगॉड नहीं है? वारगॉड स्तर के लड़ाके उत्तरी सैन्य क्षेत्र में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ आए हैं और हमने पहले ही एक को देखा है। आश्चर्य की बात नहीं, #003 शहर पूरे यूरेशिया में राक्षसों के लिए कुछ बड़े शिविरों में से एक है। केवल हमारे जियांग नान शहर से ही नहीं, अन्य मुख्यालय शहरों से भी पेशेवर यहाँ आते हैं। इसलिए इतने सारे मजबूत लोगों का यहाँ होना कोई अजीब बात नहीं है। फायर हैमर दस्ते ने अपने अपार्टमेंट की छत से नीचे देखा और सभी आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ लड़ाके वास्तव में दुनिया के सभी हिस्सों से आए थे। गाओ फैंग ने कहा, हम खाना खाएंगे और दोपहर के भोजन के बाद हम #003 शहर की ओर चलेंगे।
क्षण भर बाद फायर हैमर दस्ते के 5 पूरी तरह से सुसज्जित सदस्य पुनः आपूर्ति बेस से चले गए। ये फायर हैमर दस्ता है, वे भी यहाँ आए थे। मैंने सुना है कि नौसिखिया क्रेजी, जो अभी अभी फायर हैमर दस्ते में शामिल हुआ है, काफी मजबूत है। वह एक नौसिखिया सिपहसालार है, इसलिए उसका तेजी से सुधार होना तय है। पुनः आपूर्ति केंद्र के अंदर मौजूद लोग चर्चा करते हुए हंसे। पागल, वान डोंग, जो एक पेड़ की छाया में अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, अपना सिर घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। इस समय फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य बेस के गेट की ओर जा रहे थे। डोंग, ये लुओ फैंग उसी बैच में है जिसमें आप सही हैं, उसके बगल में एक हट्टा कट्टा जानवर बोला। हाँ, वान डोंग ने सिर हिलाया, हम एक ही समूह में लड़ाकू बन गए। पिछली बार ग्रेट 3 रैप्टाइड विस्फोट के दौरान मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। मैंने नहीं सोचा था कि वह दक्षिण पूर्व में सैन्य क्षेत्र में आएंगे। वान डोंग के मूल दस्ते के कप्तान की पिछली बार चूहे के ज्वार में मृत्यु हो गई थी, इसलिए वान डोंग और अन्य लोग दूसरे लड़ाकू दस्ते में शामिल हो गए और यहाँ आ गए। डोंग, इसे जारी रखो, इस लुओ फैंग से मत हारो, भारी जानवर ने वान डोंग की छाती पर प्रहार किया। वान डोंग ने जटिल भावनाओं के साथ लुओ फैंग की छाया को गेट पर गायब होते देखा। जब उन्होंने भावी लड़ाकू परीक्षा में एक साथ भाग लिया, तो डोजो द्वारा उन दोनों की खोज की गई। कौन जानता था कि पलक झपकते ही लुओ फैंग ने पहले ही सेनानियों के समूह में अपना नाम बना लिया है, जबकि वह अभी भी एक नौसिखिया है जिसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप क्रेजी ऑफ चियांगनान शहर का उल्लेख करते हैं, तो अधिकांश लोगों को पता चल जाएगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जान लें कि अपने लिए नाम कमाना बेहद मुश्किल काम है, या पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली लड़ाई पर भरोसा करें, या एक विशेष युद्ध रिकॉर्ड पर भरोसा करें, जैसे लुओ फैंग ने 2 महीनों में 10,000 राक्षसों को मार डाला, या थका देने वाले महीनों और लंबे वर्षों में अपनी प्रसिद्धि के निर्माण पर भरोसा करें। उदाहरण के लिए, चेंगू और झांग के ने प्रसिद्ध होने से पहले अपनी प्रसिद्धि बनाने में 1 दर्जन साल बिताए, और अब लुओ फैंग की गिनती काफी प्रसिद्धि वाले व्यक्ति में होती है। उस समय वह मेरे जैसा था, और अब वह पहले से ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेनानियों के बीच थोड़ी प्रसिद्धि है। मैं उससे हार नहीं सकता। वान डोंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अपने लक्ष्य लुओ फैंग के ठीक सामने होने के कारण वान डोंग ने आराम करने की हिम्मत नहीं की। राजमार्ग पर लुओ फैंग और अन्य लगभग 2 दिनों तक चले, जब तक कि वे अंततः 003 शहर के बाहरी इलाके में नहीं पहुंच गए। आसमान धूसर था और फायर हैमर दस्ता सावधानी से आगे बढ़ रहा था। घर में गाओ फैंग चिल्लाया, वाह वाह वाह। लुओ फैंग और अन्य लोग तेजी से सड़क पर एक दुकान में घुस गए। मिमियाना क्वैक क्वैक। आकाश को ढकने वाले कुछ 100 पक्षियों के उड़ने के बाद ही फायर हैमर दस्ता सावधानी से बाहर आया। यही वह जगह है जहां राक्षस इकट्ठा होते हैं। ये पूरे यूरेशिया में उनका सबसे बड़ा शिविर है। न केवल जमीनी राक्षस, बल्कि सभी प्रकार के उड़ने वाले राक्षस भी यहाँ हैं। गाओ फैंग ने हल्की आवाज में चेतावनी दी, और चूंकि यह समुद्र के पास है, इसलिए उभयचर राक्षस भी दिखाई देते हैं। इसलिए हर कोई सावधान, सावधान और उससे भी अधिक सावधान रहना सुनिश्चित करें। समझ गया, कप्तान। लुओ फैंग और अन्य ने सिर हिलाया। हर कोई जानता था कि यहाँ कितना खतरनाक माहौल है। जब पहले से उड़ने वाले राक्षसों के समूह ने हमला किया, तो वे केवल इलाके और लुओ फैंग के विस्फोट के कारण अपनी जान बचाने में सक्षम थे। हमारा लक्ष्य 2 मील दूर एक छोटा सा सेक्टर है जिसे वान के ड्रीम सिटी कहा जाता है, गाओ फैंग ने धीमी आवाज में कहा। ये वान के सपनों का शहर एक विशाल मात्रा में जमीन लेता है, जो 10 लाख लोगों के रहने के लिए पर्याप्त है। इस समय वहाँ बहुत सारे राक्षस हैं। चूंकि यह 003 शहर के बाहरी इलाके में है, गिरोह के नेता स्तर के राक्षस दुर्लभ हैं। ये हमारे लिए उपयुक्त है कि हम कुछ देर वहां घूमें। ठीक है, बाकियों ने सिर हिलाया। सभी लोग सावधान रहें, चाहे आसमान हो, जमीन हो, या यहाँ तक कि भूमिगत राक्षस कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। गाओ फैंग ने अपना हाथ लहराया। प्रस्थान। लुओ फैंग का भूत ब्लेड पहले ही खोल दिया गया था, और चेंगू की RJ 112 भारी मशीन गन किसी भी समय फायर करने के लिए तैयार थी। फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य सावधानी से आगे बढ़े और एक पल के लिए भी अपनी सतर्कता कम करने की हिम्मत नहीं की। वे उस समय से बिल्कुल अलग थे जब वे छोटे देश स्तर के शहर में थे। चिल्लाओ, गुर्राओ, मर जाओ। कुछ दर्जन मील दूर से धरती को हिला देने वाली गुर्राहट की गड़गड़ाहट सुनाई दी, और यहाँ तक कि कुछ इंसानों की क्रोधित चीख भी सुनाई दी। तारानकन 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 तारानकन। कौन सा राक्षस? चेंगू अपने सिर को ध्वनि की उत्पत्ति की ओर घुमाने से नहीं रोक सका।
वह शहरी क्षेत्र की ओर है जहां वास्तविक चिटियोसोरस और मगरमच्छ दिखाई देते हैं। वहां बहुत सारे भीड़ नेता स्तर के राक्षस और वारगॉड स्तर के लड़ाके हैं। गाओ फैंग ने धीमी आवाज में कहा, यदि आपके पास वारगॉड की शक्ति नहीं है तो वहां जाना आत्महत्या है। 003 शहर में न केवल चीन बल्कि रूस और भारत के भी शक्तिशाली लड़ाके हैं। लुओ फैंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। 2 मील की छोटी दूरी के लिए यदि वे विस्फोटक गति से दौड़े तो 1 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि फायर हैमर दस्ते को वान के ड्रीम सिटी सेक्टर तक पहुंचने में आधा घंटा लगा, जिसे दर्जनों साल पहले छोड़ दिया गया था। इस आधे घंटे में लुओ फैंग और अन्य लोगों ने 2 सांप प्रकार के राक्षसों, 30 नियमित सैनिक स्तर के राक्षसों और एक निम्न स्तर के कमांडर को मार डाला। मैंने सुना था कि यह खतरनाक था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह इतना खतरनाक होगा। हम बहुत सावधान थे और फिर भी हम एक निचले स्तर के कमांडर से लड़ने के लिए मजबूर थे। चेंग गू की आंखें चमक उठी। बिल्कुल वही जो आप 003 शहर से उम्मीद करेंगे। जाओ, जल्दी ऊपर जाओ। गाओ फैंग ने अपना हाथ लहराया। लुओ फैंग और अन्य लोग सावधानीपूर्वक और तेजी से एक अपार्टमेंट इमारत में दाखिल हुए। इस इमारत में 18 मंजिलें थीं और पहली मंजिल से 12वीं मंजिल तक लुओ फैंग और अन्य लोगों का सामना लगभग 10 राक्षसों से हुआ। 12वीं मंजिल पर लगभग 100 वर्ग मीटर का एक कमरा था। जबकि हम यहाँ 003 शहर में हैं, ये घर हमारा अस्थायी विश्राम स्थल होगा, गाओ फैंग ने कहा। लुओ फैंग ने भी सिर हिलाया। अन्य शहरों के विपरीत 003 शहर में बड़ी मात्रा में उड़ने वाले प्रकार के राक्षस हैं, इसलिए आप छत पर आराम नहीं कर सकते। यदि आप छत पर आराम करते हैं तो आप मौत की तलाश में हैं। वहां देखो। गाओ फैंग धूल भरी बालकनी पर खड़े हो गए और दक्षिण की ओर इशारा किया। वहां देखो, वह जगह जो पूरी तरह से धुंध से ढकी हुई है। लुओ फैंग और अन्य लोग वहां चले गए। दरअसल लगभग 10 मील दूर कुछ इमारतें धुंध में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। वहां टूटे हुए चिन्ह के अलावा और कुछ देखना असंभव था। वह स्थान अजीब तरह से पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ था। 003 शहर वास्तव में अधिकतर धूल से ढका हुआ है। सभी प्रकार के राक्षसों की चीखें और पक्षियों की चीखें सुनी जा सकती थी और हजारों राक्षसों की गड़गड़ाहट बेशुमार थी। यही इस क्षेत्र का मूल है। यह एक नॉर सुविधा स्टोर हुआ करता था, लेकिन अब वहां उच्च स्तरीय भीड़ नेता राक्षस रहते हैं। गाओ फैंग ने सख्ती से कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। मैंने सुना है कि वहां उच्च स्तरीय गिरोह के नेता के पास 2 निम्न स्तर के गिरोह के नेता, बड़ी संख्या में कमांडर और अनगिनत सैनिक राक्षस हैं। ये 20 से 30 मील के दायरे का तानाशाह है। लुओ फैंग ने गहरी सांस ली। एक उच्च स्तरीय गिरोह नेता और 2 निम्न स्तरीय गिरोह नेता, ये किस प्रकार का समूह है? बेशक वे इस तरह केवल बाहरी इलाके में ही अत्याचारी हो सकते हैं। शहर में भीड़ के नेता स्तर के राक्षस हर जगह हैं। गाओ फैंग ने अपना हाथ लहराया। ठीक है, हम रात के लिए आराम करेंगे। कल हम 003 शहर में अपनी यात्रा शुरू करेंगे। हाँ कप्तान। लुओ फैंग और अन्य लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली और मुस्कुराने लगे। मिमियाना 200 पक्षी राक्षस छोटे क्षेत्र के ऊपर से उड़ गए और उनमें से कुछ अपार्टमेंट इमारतों के ऊपर से भी उड़ गए। निकटतम राक्षस लुओ फैंग और अन्य से केवल 20 से 30 मीटर की दूरी पर था। सभी लोग कमरों में प्रवेश करें और आराम करें। कमरों की खिड़कियां बड़ी नहीं हैं, इसलिए उड़ने वाले राक्षस यहाँ नहीं आ सकते। आज चेंगू और वेट आए, तुम दोनों घूमो और रात भर निगरानी करो। 003 शहर में भले ही लुओ फैंग और अन्य लोग सोना चाहते हो, उन्हें किसी को निगरानी करने देना होगा। किसी ने भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह राक्षसों के लिए एक मनोरंजन पार्क, मनुष्यों के लिए एक गुफा और सेनानियों के लिए एक युद्ध क्षेत्र था। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।